dear students, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 8 science, that is chapter number 16 about star and the solar system. Okay, let's begin with it. See, the vast space containing our earth and all other heavenly bodies, also called celestial bodies, constitute the universe. These celestial bodies that form the universe include the various types of members of the solar system. स्टूडेंट्स, जो ये बड़ा सा स्पेस है जिसमें हमारा अर्थ एंड बाकी सारी हेवनली बॉडीज इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, जिनको आप सेलेस्टियल बॉडीज भी बोलते हैं, ये मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाती है. ठीक है, तो वो कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे यूनिवर्स में इंक्लूडेड है? दैट इज द गैलेक्सीज, स्टार्स, कॉमेट्स एंड ऑल्सो द अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम लाइक प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मीटियोर्स एंड सैटेलाइट्स. नाउ स्टूडेंट्स, इन योर ऑब्जर्वेशंस what you will find is a particular pattern of their position. ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करते हो डेली बेसिस पे तो आपने देखा होगा कि हर एक सेलेस्टियल बॉडी की एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि वो स्काई में किस पोजीशन पर लोकेटेड है. एंड इसी रीजन की वजह से एंशिएंट टाइम में जब कोई भी वॉच या क्लॉक्स नहीं हुआ करते थे, तब स्टार्स को यूज किया जाता था टाइम का एक डिटर्मिनेशन के लिए एट द नाइट टाइम एंड ऑल्सो इन फाइंडिंग द डायरेक्शन. सो बेसिकली जो इनकी पोजीशन की नॉलेज थी वही एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू की हुआ करती थी सभी नेविगेटर्स और ट्रैवलर्स के लिए एट द नाइट टाइम. ऑलराइट, चलो, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नाइट स्काई. स्टूडेंट्स, व्हेन यू लुक इन द स्काई एट द नाइट यू कैन सी द स्टार्स. ठीक है ना, राइट टाइम पे आप स्टार्स देख सकते हो जो कि ट्विंकलिंग करते हैं, यानी कि ट्विंकल करते हैं, एंड दे आर द ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके अलावा देयर आर अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑल्सो जो कि आपके ट्विंकल नहीं करती बट स्टिल दे आर विजिबल टू यू. ठीक है, उनमें से एक सेलेस्टियल बॉडी आपकी है प्लैनेट, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट, मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स. नाउ लेट अस लर्न. हम इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्स. तो स्टार्स आपके ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज है जो कि लाइट एंड हीट दोनों ही प्रोड्यूस करती हैं, सिमिलर टू सन. सन भी एक स्टार है जो हमें काफी बिगर अपीयर होता है, ब्राइटर अपीयर होता है. ऑलराइट, and it is the nearest star, अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है. अल्फा सेंटोरी, व्हाट इज इट? सी, अल्फा सेंटोरी सेकंड नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के, जो कि अराउंड 4.3 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द अर्थ. नाउ शुड आई रिमेंबर, लाइट ईयर एक बड़ा मल्टीपल यूनिट है मेजरमेंट का, जो कि किसके इक्वल होता है? उस टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है जो लाइट ट्रैवल करती है एक ईयर में, एंड दैट ऑल्सो एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. तो एक लाइट ईयर को मीटर्स और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट अ ईयर इनटू सेकंड. सो एज वी नो, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज. 365 डेज के अकॉर्डिंग 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स. ऑलराइट, तो 365 डेज में कितने सेकेंड्स होंगे? फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड देन वी विल गॉट व्हाट? 3,15,36,000 सेकेंड्स. ऑलराइट, चलो, अब एज वी नो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड टाइम हो जाएगा 3,15,36,000 सेकेंड्स. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट 9.46 × 10⁻15 मीटर और 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर. सो ये डिस्टेंस है जो एक लाइट ट्रैवल करती है एक कंप्लीट ईयर में. ऑलराइट, नाउ सी इन द स्काई. अब स्काई में क्या होता है? स्टार्स आपको स्टेशनरी अपीयर होते हैं, यानी कि एक रेस्ट आपको दिखता है, बट एक्चुअल में दे आर नॉट एट रेस्ट. व्हाई? सी, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. एक्चुअल में स्टार्स एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं बेस्ड ऑन बिग बैंग थ्योरी. ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के बेसिस पे विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस. ऑलराइट, सो बेसिकली आपको स्टेशनरी दिखते हैं बिकॉज इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से बहुत ज्यादा है. वन नीड्स ईयर्स. ठीक है, एक पर्सन को ईयर्स की रिक्वायरमेंट होगी इनके इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस को समझने के लिए. ऑलराइट, चलो, नाउ यू रियलाइज कि स्टार्स यू हैड आइडेंटिफाइड, जो स्टार्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं आपके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग. एंड ऐसा क्यों? बिकॉज अर्थ का सरफेस जहाँ पे आप खड़े हो वो रोटेटिंग है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स रोटेशनल एक्सिस. सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस. अब इसी वजह से जो सन है जिसको आप आज के टाइम पे स्टार मानते हो वो ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट डायरेक्शन में सेट हो जाता है. केवल एक ही स्टार है, दैट इज पोल स्टार, जिसको आप पोलारिस और ध्रुव तारा भी बोलते हो. ये एक अकेला ऐसा स्टार है जो अर्थ सरफेस में मूव करता हुआ अपीयर नहीं होता.
कि आपको स्टेशनरी दिखेगा क्योंकि इसकी जो लोकेशन है अर्थ रोटेशन एक्सिस पे इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये आपका उर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन का मेंबर भी है, जिसके बारे में आप हमें आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलो next we come to the topic group of stars. So basically student, how many two group of stars are there in the universe, that is galaxies, and second one is constellations. First of all let's talk about galaxy. Galaxy क्या है? Galaxy हमारे यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, गैलेक्सी एक वास्ट सिस्टम है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ गैस क्लाउड्स भी प्रेजेंट होता है, मेनली हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट। यूनिवर्स अबाउट 100 बिलियन गैलेक्सीज से मिलकर बना है, एंड फिर उसके बाद हर एक गैलेक्सी जो है फर्दर सेम नंबर ऑफ स्टार से बनी, यानी कि 100 बिलियन स्टार से। एंड इस तरीके से कि आपको पूरा यूनिवर्स अबाउट 10 की पावर 22 स्टार्स के अराउंड माना जाता है। so, जो वास्ट नंबर है गैलेक्सीज का हमारे यूनिवर्स में, इसको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है इनकी शेप्स के बेसिस पे। नंबर 1 स्पाइरल शेप, नंबर 2 एलिप्टिकल, नंबर 3 इर्रेगुलर। दिस इज स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल गैलेक्सी, दिस इज इर्रेगुलर गैलेक्सी। ऑलराइट, चलो, सो स्पाइरल गैलेक्सी स्पाइरल और ओवल शेप्ड होती हैं, वेराज इर्रेगुलर गैलेक्सीज की कोई डेफिनेट शेप ही नहीं होती। स्पाइरल गैलेक्सी सबसे लार्जेस्ट है सभी 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज में से, एंड एलिप्टिकल गैलेक्सी सबसे ब्राइटेस्ट होती हैं। ठीक है, केवल बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है इर्रेगुलर गैलेक्सीज का जो अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं। चलो, गैलेक्सी वेयर इन वन लिव, अब वो गैलेक्सी जहाँ पे हम सर्वाइव करते हैं दैट इज मिल्की वे और आकाश गंगा। बिकॉज एक क्लियर नाइट स्काई पे हमारी गैलेक्सी बिल्कुल वाइट बैंड ऑफ स्टार्स की तरह दिखती है, जो कि फेंटली वाइटन होता है, स्काई को वाइटन करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक अ स्ट्रीम और रिवर ऑफ लाइट रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। नेक्स्ट वी हैव अबाउट कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन एक ग्रुप है लिमिटेड नंबर ऑफ स्टार्स का, जो आप एक क्लोज्ड ग्रुप में दिखाई देंगे एंड एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप की तरह रिजेंबल करते हैं। हाउ मेनी टोटल 88 कॉन्स्टेलेशन जो अभी तक हमें पता है, जिन्हें आप नक्षत्र कहते हैं, है ना। हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू कॉन्स्टेलेशंस को नक्षत्र कहा जाता है। हर एक कॉन्स्टेलेशन को एक नेम असाइन किया गया है बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। नंबर 1 दे हैव गिवन यू उर्सा मेजर विच इज ग्रेट बेयर। सो हिंदी में इसे सप्तऋषि कहते हैं बिकॉज ऑफ द 7 स्टार्स। इसके अंदर 7 स्टार्स है, एंड ये 7 स्टार्स इस तरीके से अरेंज है कि ये एक पैटर्न बनाते हैं जो बियर की तरह रिजेंबल करता है। एक्चुअल में इस रो में जो 3 स्टार्स है वो बियर की टेल शो करते हैं, एंड जो क्वाड्रेंगल है 4 स्टार्स का वो बियर की बॉडी की तरह अपीयर होता है। ऑलराइट, तो कॉन्स्टेलेशन इजीली आपको नदर स्काई में विजिबल होता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। चलो, नेक्स्ट वी हैव अबाउट उर्सा माइनर। उर्सा माइनर इज लिटिल बियर। ठीक है, तो हिंदी में इसे लघु सप्तऋषि कहते हैं, एंड ये बिल्कुल उर्सा मेजर की तरह पैटर्न को फॉलो करता है, बट इट इज स्मॉलर इन साइज। ना स्टूडेंट, ये जो कॉन्स्टेलेशन है काफी इंपॉर्टेंस के लिए है। ठीक है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो पोल स्टार जिसके बारे में आपने अभी डिस्कस किया था हमने, वो इसी कॉन्स्टेलेशन का एक मेंबर होता है। इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में इसको हम ध्रुव मत्स्य भी बोलते हैं। उर्सा माइनर में जो पोल स्टार है उसको इजिली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, जिससे आप उर्सा माइनर को भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द 2 पॉइंटर स्टार्स ऑफ उर्सा माइनर, जो हमेशा पोल स्टार के टुवर्ड्स पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव ओरियन दैट इज हंटर और मृग और व्याध। तो ये बेसिकली एक हंटर की शेप को रिजेंबल करता है, इजिली आपको विजिबल है ड्यूरिंग विंटर सीजन। 7 ब्राइट स्टार्स इसमें होते हैं, जिनमें से 4 जो है आपके एक क्वाड्रेंगल की फॉर्म में अरेंज है। उनमें से सबसे जो लार्जेस्ट स्टार है बेटलग्यूस, ये आपके एक कॉर्नर में सिचुएटेड होता है, वाइल उसके ऑपोजिट कॉर्नर में जो स्टार्स लोकेटेड है दैट इज रिगल, एंड अदर 3 स्टार्स जो आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे इन द मिडल ऑफ इट। सॉरी, नेक्स्ट वी हैव टॉरस विच इज ऑफ बुल और वृष शेप। यस, तो ये एक बुल की शेप को रिजेंबल करता है। यू कुड सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इजिली विंटर सीजन में ही आपको विजिबल है। एंड इसमें जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है स्टार्स का, वो आपको एक बुल के फ्रंट हाफ को शो करेगा विद हॉर्स। नेक्स्ट वी हैव लिब्रा दैट इज तुला और तराजू। ठीक है, सो बेसिकली एक सिंपल फिजिकल बैलेंस की शेप को रिजेंबल करता है, जो कि अगेन विंटर सीजन में इजीली विजिबल होता है। 4 ब्राइट स्टार्स इसमें एक क्वाड्रेंगल की फॉर्म में अरेंज्ड है। अपर 2 स्टार्स आपके बैलेंस के आर्म को शो करते हैं, वेयरएज लोअर 2 आर्म्स आपके बैलेंस के पैन को शो करते हैं, रिजेंबल करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव स्कॉर्पियो विच इज वृश्चिक। सो ये एक स्कॉर्पियन की शेप को रिजेंबल करता है। ये समर सीजन में इजीली विजिबल होता है,
इसमें 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं एंड इनका पैटर्न जो है एक स्कॉर्पियो शेप को रिप्रेजेंट करता है विद टेल एंड पिंसर्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपका 8 प्लैनेट्स का सिस्टम है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व, जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट। सोलर सिस्टम में ही हम एस्टेरॉइड, मीटियोर्स, कॉमेट्स इन सभी को इंक्लूड करेंगे जो अगेन सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं एंड सन इज देयर इन द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, चलो सी स्टूडेंट, व्हाट दे हैव गिवन यू नाउ दैट इज अबाउट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम नोन एज सन। तो सन एक मीडियम साइज स्टार है जिसका एवरेज ब्राइटनेस कितना होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसमें कितने 9 प्लैनेट्स का ग्रुप होता है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड ये 8 प्लैनेट्स आपके 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, दैट इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड नेक्स्ट इज जोवियन प्लैनेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स है वो सन के नियरेस्ट होते हैं, इसलिए आप उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हो। इन प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो रॉकी क्रस्ट सरफेस होता है लाइक अर्थ, एटमॉस्फेयर काफी थिन है एंड इस पे या तो फ्यू नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती है इनमें या फिर कुछ ऐसे भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपनी खुद की सैटेलाइट्स है ही नहीं। नेक्स्ट वी हैव जोवियन प्लैनेट्स जिनका सरफेस रॉकी क्रस्ट सरफेस नहीं होता, दे आर नोन एज जोवियन प्लैनेट्स। गैसियस प्लैनेट्स है, इनके अराउंड रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दे हैव मेनी सैटेलाइट्स ऑफ देयर ओन। सन इफ इट इज कंपेयर टू अर्थ, अगर सन को अर्थ के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बहुत बिग है ना, अपने डायमीटर में अबाउट 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ एंड इसका मास जो है अर्थ के मास का मिलियन टाइम्स है। ठीक है, सन एक सॉलिड बॉडी नहीं है अर्थ की तरह, बल्कि ये स्फेयर है हॉट गैसेस का, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, यही गैसेस आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी के एमिशन के लिए जो सन के थ्रू होता है बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन इनटू हीलियम, जिसमें अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जनरेट होता है एट द सरफेस ऑफ द सन। ऑलराइट, ऑलमोस्ट जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स आप स्पेस में देखते हो वो सन की लाइट रेस जो उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फॉल कर रही है उन्हीं लाइट रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्राइटेस्ट सनलाइट ही है जिसकी वजह से आप ड्यूरिंग द डे टाइम स्टार्स को नहीं देख पाते हो डिस्पाइट दे आर प्रेजेंट इन अवर स्काई or the space. Now, next we will talk about planets. So students, in a clear night, अगर एक clear night पर आप sky में देखते हो तो कुछ celestial objects ऐसे हैं जो twinkle नहीं करते and they are known as planet. Planet आपको appear होंगे कैसे bright like stars only, but ये sunlight को जो इनके पास sunlight fall कर रही है उसे reflect कर रहे होते हैं। Now different planets, तो planets जो है comparatively काफी closer है Earth surface and orbits के around the sun in specific orbit, एंड कुछ प्लैनेट्स की कुछ अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स भी है। सो लेट अस स्टडी अबाउट द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। नंबर 1 वी हैव मरकरी। मरकरी को आप बुध भी कहते हैं, ये सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे सन के। जब आप इसे अर्थ से व्यू करोगे तो डिस्पाइट भले ही एक स्टार नहीं है बट ये आपको स्टिल एक मॉर्निंग स्टार की तरह अपीयर होगा ईस्ट डायरेक्शन में, मोस्टली सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में जस्ट बिफोर द सनराइज, एंड एक इवनिंग स्टार की तरह आपको दिखेगा वेस्ट डायरेक्शन में सून आफ्टर द सनसेट इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। काफी हॉट प्लैनेट है बिकॉज ये काफी क्लोज है टू द सन। ठीक है, एंड इसकी जो सिमिलैरिटीज है वो बहुत सारी सेम सिमिलैरिटीज है जो मून में होती है इन टर्म्स ऑफ साइज, मास एंड लैक ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो, क्योंकि इसका क्रस्ट वाला पार्ट रॉकी एंड माउंटेनियस भी है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र कहा जाता है। सेकेंड प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ऑलमोस्ट सेम साइज एंड मास है, अबाउट 4/5 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, सो व्हेन यू विल व्यू दिस प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, ये आपको ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी दिखेगी पूरे यूनिवर्स में, वो भी नाइट टाइम पे, अदर देन द मून, मून के बाद। ठीक है, आपको ब्राइट क्यों अपीयर होता है? बिकॉज ये अर्थ के काफी क्लोज है एंड इसकी एबिलिटी है कि ऑलमोस्ट 75% सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो इसकी सरफेस पे फॉल कर रही है। वीनस को अर्ली मॉर्निंग स्टार और लेट इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स क्लियर विजिबिलिटी, क्योंकि ये ईस्टर्न स्काई में आपको क्लियरली विजिबल होता है बिफोर सनराइज एंड वेस्टर्न स्काई में विजिबल होगा आपका आफ्टर सनसेट। सो वीनस मरकरी की तरह इसकी भी कोई सैटेलाइट नहीं होती, लेकिन मरकरी का अपना खुद का एटमॉस्फेयर होता है। सॉरी, मरकरी का क्योंकि अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, बट वीनस का अपना एटमॉस्फेयर है जो कि रिच इन गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। एंड ये गैस जो है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका प्रोड्यूस करती है, विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस,
सो इसी वजह से वीनस आपका सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है ऑफ ऑल द नोन प्लैनेट्स। चलो, नाउ विल टॉक अबाउट अर्थ, दैट इज अवर होम प्लैनेट। इसको हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। थर्ड प्लैनेट है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एंड एक ही सिंगल नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, दैट इज कॉल्ड मून। अर्थ को जब आउटर स्पेस से देखा जाता है स्टूडेंट, तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर का अपीयर होता है, बिकॉज वाटर का जो है, वाटर लैंड सरफेस का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, देन अर्थ एक पेक्यूलर प्लैनेट है बिकॉज इसके पास केबिलिटी है टू अलाउ द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से अर्थ जो है इस लाइफ सस्टेनेंस एबिलिटी को होल्ड करता है? नंबर 1, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जितने भी लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो सभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सेकेंडली, लिक्विड वाटर प्रेजेंट है अर्थ के पास इन ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड। प्रोटेक्टिव लेयर जो दैट इज ओजोन, उसकी भी प्रेजेंस है, जिसकी वजह से सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाती। उसके बाद एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर कंडीशन प्रेजेंट है जो लाइफ सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4 दैट इज मीथेन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। नाउ अर्थ एज अ प्लैनेट कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के मोशन शो करता है, दैट इज रोटेशनल मोशन एंड अदर इज रिवोल्यूशनरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट, अर्थ अपने रोटेशनल एक्सिस पे रोटेट करता है, जो कि इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है अपने एक्सिस पे। अर्थ हमारा 1 रोटेशन कंप्लीट करता है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड 41 सेकेंड में। कहाँ से? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अर्थ का ही रोटेशनल मोशन है जिसकी वजह से डे एंड नाइट आपके अर्थ के एक पार्ट में देखे जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द सन, एंड साइमल्टेनियसली जो अदर पार्ट है वो आपके डार्कनेस और नाइट में होता है बिहाइंड इट्स ओन शेडो। सेकेंड वी हैव रिवोल्यूशनरी मोशन, ये आपका सेकेंड मोशन है ऑफ द अर्थ। इस मोशन में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहके, एंड अराउंड 365 कंप्लीट एंड 1/4 डेज में आपका ये जो एक रिवोल्यूशन है अर्थ का वो कंप्लीट होता है अराउंड द सन। अब ये टाइम पीरियड कहलाता है 1 ईयर, एंड इसी फैक्ट की वजह से कि अर्थ अपना 1 रिवोल्यूशन 365.25 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसीलिए हर एक 4th ईयर आपका लीप ईयर होता है जिसमें 365 नहीं 366 डेज होते हैं। ऑलराइट, सी ये जो अर्थ का टिल्टिंग है अपने रोटेशनल एक्सिस पे एंड इसका जो रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, उसी की वजह से अर्थ के खुद की पोजीशन में चेंजेस आता है विद रिस्पेक्ट टू सन, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड यू एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर। उसके अलावा सीजनल चेंजेस में जो डिफरेंस है वो भी एक्सपीरियंस किए जाते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। जब आपका सदर्न हेमिस्फीयर सन के टूवर्ड्स टिल्टेड होता है तो उसे समर कहा जाता है वहां पे, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर्स होता है, एंड इसी तरीके से अदर हाफ में उल्टा हो जाता है। स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन ये कब आते हैं? जब अर्थ दोनों अपने टिल्ट की दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में होता है टुवर्ड्स द सन। नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स इन अ ईयर। अब एक ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो आपके अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से होती है अराउंड द सन। सी अर्थ हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है लेकिन अपने खुद के रोटेशन एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट? तो कुछ डेज हमारे ईयर के ऐसे हैं जिनकी खुद की इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 वी हैव 21 जून। सो जब नॉर्थ पोल आपका सन के टुवर्ड्स इंक्लाइंड होता है तब डेज ज्यादा लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू नाइट्स। नॉर्थ पोल आपका 24 आवर्स का डे एक्सपीरियंस करता है एंड साउथ पोल 24 आवर्स की नाइट एक्सपीरियंस करता है, एंड अर्थ की इस पोजीशन को कहा जाता है समर सोलिस्टिस। नेक्स्ट वी हैव 22 दिसंबर। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे समर सीजन होगा। तो जो लेंथ है, डे की लेंथ है, वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट, एंड अर्थ की इसी पोजीशन को कहा जाता है विंटर सोलिस्टिस। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वी हैव 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये वो डेज है जब डे एंड नाइट की जो लेंथ है बिल्कुल इक्वल होती है दोनों ही हेमिस्फीयर में, सच दैट जो सीजन है वो या तो ऑटम होगा उस टाइम पे या स्प्रिंग होगा। चलो नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज मार्स। तो मार्स को मंगल कहा जाता है हिंदी में। 4th एंड लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जिसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस एंड डिमोस। स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ। डायमीटर में अर्थ से थोड़ा सा क्या है, हाफ, जितना डायमीटर अर्थ का है उसके मोर देन हाफ डायमीटर हमारे मार्स प्लैनेट का होता है, लेकिन 1/10 इन मास टू द मास ऑफ द अर्थ। लेकिन अर्थ के मास के कंपैरिजन में मार्स का जो मास है वो 1/10 होता है।
काफी कोल्ड प्लैनेट है जिसमें काफी थिन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ गैसेस के ट्रेसेस देखे जाते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो बेसिकली स्टूडेंट, इस प्लैनेट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन इट इज वेरी लिटिल, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इस प्लैनेट पे प्रेजेंट है जो कि लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकती है। प्लैनेट मार्स जो है वो डिस्टेंस से आपको रेडिश कलर में अपीयर होता है, इसलिए आप इसे रेड प्लैनेट भी कहते हो। ये आपको अर्थ से विजिबल है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, बट द बेस्ट टाइम इसको ऑब्जर्व करने का ये तब है जब ये सन की पोजीशन से ऑपोजिट होता है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। रिसेंटली लास्ट डिकेड में जो एस्ट्रोनॉमर्स है दे हैव हैपेंड कि इन्होंने कुछ चेंजेस देखे हैं मार्स सरफेस पर, जिसकी वजह से दे मेड देम थिंक ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि हो सकता है कि मार्स पे वाटर एंड लाइफ भी प्रेजेंट हो किसी फॉर्म में। हाउएवर सो फार जितने भी एफर्ट्स अभी तक लिए हैं, ठीक है, वो अभी स्टिल प्रोग्रेस में ही है फॉर फाइंडिंग इट आउट। चलो नेक्स्ट वी हैव जुपिटर। जुपिटर आपका बृहस्पति कहलाता है। ये फर्स्ट ऑफ द जोवियन प्लैनेट है, फिफ्थ इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड सभी प्लैनेट्स में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का। मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना है अलॉन्ग विद अदर गैसेस ऑल्सो, जैसे कि मीथेन एंड अमोनिया जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है। ब्राइटनेस में ये आपका नेक्स्ट यानी कि मरकरी और वीनस के बाद आता है। जब टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो काफी कलरफुल दिखता है, जिसमें एक फेंट रिंग भी इसके अराउंड है। उसके अलावा इसमें एक रेड स्पॉट है जो किसकी वजह से डेवलप्ड हुआ, बिकॉज ऑफ सम लॉन्ग लास्टिंग स्टॉर्म इन इट्स एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एंड एस्ट्रोनॉमर्स सो फार बिलीव कि जुपिटर की कितनी 28 सैटेलाइट्स है। सैटर्न इज कॉल्ड शनि इन हिंदी। ऑलमोस्ट जुपिटर की तरह ही सिमिलर है साइज, मास एंड कॉम्पोजिशन में, लेकिन ये ज्यादा कूलर है एज कंपेयर टू व्हाट जुपिटर। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो सन से बढ़ जाता है, यानी 6th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब इस प्लैनेट को कैरेक्टराइज किया जाता है कि इसके अराउंड 3 डिस्टिंक्ट रिंग्स है, ऑल्दो दे आर फेंट रिंग्स बट स्टिल दे आर अराउंड इट। एंड कितनी 30 नेचुरल सैटेलाइट्स है जो हमारे सैटर्न के पास है। नेक्स्ट वी हैव यूरेनस। विलियम हर्शल, इन्होंने 1781 में यूरेनस को डिस्कवर किया था। ये सभी जो अदर प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के उनसे डिफरेंट होता है बिकॉज ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है अपने रोटेशन एक्सिस पे, जबकि बाकी जो प्लैनेट्स है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। ऑलराइट, काफी कोल्ड प्लैनेट है, अराउंड 21 नेचुरल सैटेलाइट्स है इसकी, एंड एक एटमॉस्फेयर भी इसके अराउंड प्रेजेंट है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैस प्रेजेंट। लास्ट वी हैव नेपट्यून। सबसे लास्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का डिस्कवर किया गया था यूजे लेवियर के थ्रू, जो कि फ्रेंच नेशनल थे, ठीक है। यूरेनस की डिस्कवरी के बाद इन्होंने इसको डिस्कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशंस, प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ नेपट्यून एंड मटेरियलाइज्ड इट। ऑलमोस्ट सेम यूरेनस की तरह ही है, साइज एंड एटमॉस्फेयर में काफी कोल्ड है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर कितना, अराउंड -190 डिग्री सेल्सियस। सी स्टूडेंट्स, प्लूटो को क्या कहा गया, सोलर सिस्टम में प्लैनेट की पोजीशन से डिस्कार्ड कर दिया गया 24 अगस्त 2006 में। जब साइंटिस्ट ने प्लैनेट की डेफिनेशंस को रीडिफाइन किया तो वहां से हमें पता चला कि प्लूटो कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर प्लैनेट कैटेगरी। प्लूटो कैन बी कैटेगराइज्ड एज डॉर्फ प्लैनेट, एंड नाउ फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स आवर सोलर सिस्टम हैज ओनली 8 प्लैनेट्स। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मून। मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, सबसे ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है अदर देन द सन, ठीक है। मून क्योंकि एक सैटेलाइट है तो वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, एंड अर्थ हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मून का रिवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ, इसी की वजह से मून के डिफरेंट फेजेस देखे जाते हैं। अर्थ हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड देयरफॉर ये सभी मून्स के लिए नेचुरल है कि वो क्या बनाते हैं, अपनी शेडो बनाते हैं ऑन द अर्थ, या अर्थ की शेडो बनती है मून के ऊपर। अब जो अर्थ और मून की शेडो है उसी की वजह से ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्सेस देखने को मिलते हैं, जो आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। एंड द डेज और बेसिस ऑफ मून पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन and the earth have been classified as full moon day and new moon day. What is full moon day? That is known as पूर्णिमा। ये वो डे होता है जब अर्थ, सन एंड मून के बीच में होता है, जिससे आपके मून का फुल फेस उस दिन आपको विजिबल होता है। नेक्स्ट वी हैव न्यू मून डे, दैट इज अमावस्या। अब ये वो डे है जब सनलाइट मून के एक साइड पे फॉल करती है, जो कि आपको इनविजिबल होती है, इसलिए उस दिन आप मून को कंप्लीटली नहीं देख पाते। इट इज टोटली इनविजिबल ऑन दैट डे। अब फुल मून डे या न्यू मून डे के बीच में आप क्या देख सकते हो, मून के कुछ पार्ट्स को देखा जाता है, स्मॉल और बिग, जिसे हम क्रेसेंट मून कहते हैं। क्रेसेंट मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं जो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। न्यू मून डे से फुल मून डे तक ये आपका इंक्रीज होता है,
एंड फुल मून डे के बाद नेक्स्ट न्यू मून डे तक वो कॉन्टिन्यूसली रिड्यूस होता है। नेक्स्ट वी हैव अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सन, प्लैनेट्स और उनके नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे कि एस्टेरॉइड, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स एक लार्ज गैप है मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच का। एक्चुअल में मार्स एंड जुपिटर दोनों प्लैनेट के बीच में देयर इज अ लार्ज गैप, एंड 1801 में ग्यूसेपे पियाजा ने डिस्कवर किया था कि इन लार्ज गैप में कुछ स्मॉल प्लैनेट्स लाइक द बॉडीज ऑफ रॉक एंड मेटल है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, बिटवीन दीज ऑर्बिट्स ओनली। इट इज दीज स्मॉल प्लैनेट्स लाइक बॉडीज, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स की तरह ही बॉडीज होती है जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एंड इट इज बिलीव कि इनका जो रीजन है वो अननोन है टिल द डेट, कि एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम ये एस्टेरॉइड्स जो थे खुद को असेंबल करने में फेल हो चुके थे इनटू अ प्लैनेट। इट इज कंसिडर्ड सो कि बिकॉज हर एक एस्टेरॉइड जो है अपने साइज से इररिस्पेक्टिव उसका खुद का ऑर्बिट होता है, जिसकी वजह से वो सन का रिवॉल्व करता है। एंड सबसे जो बिगेस्ट एस्टेरॉइड अभी तक ऑब्जर्व करी गई है दैट इज सीरीज, जो अबाउट 700 किलोमीटर है इन द डायमीटर। नेक्स्ट वी हैव मेटियोर्स। मेटियोर्स क्या है? इनन्यूमरेबल स्मॉल रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट समटाइम्स उनमें से कोई भी एक जो है अंडर द ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, जहाँ पे वो हीट अप हो जाता है उस फ्रिक्शन की वजह से विच इज पोस्ड बाय एयर। अब जो हीट जनरेट होती है इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से वो ग्लो करने लगते हैं एंड एटमॉस्फेरिक एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम। एंड दिस इज वाई, इसीलिए आपको एक स्ट्रीक ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जिसे आप शूटिंग स्टार कहते हो, डिस्पाइट इट इज नॉट बीइंग अ स्टार। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सी हाउएवर कभी कभी इट हैपेंस कि एक मीटियोर जैसी अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ओके, वो इवेपोरेट होना जो है कंप्लीटली पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो यानी कि वो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन में सर्वाइव कर जाता है और अर्थ सरफेस पे लैंड करता है स्मॉल रॉक या बिग रॉक्स की फॉर्म में, जिससे हमारे अर्थ पे क्रेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। एंड ये क्रिएटर्स क्लियरली विजिबल है मून सरफेस पर भी, बिकॉज इस पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है जिससे कि वो मीटियोर्स के फॉल को अपोज कर सके, राइट। तो ये मीटियोर्स जब सॉलिड फॉर्म में लैंड करते हैं अर्थ सरफेस में, इन्हें तब हम बोलते हैं मीटेरॉइड। चलो नेक्स्ट यू हैव व्हाट, कॉमेट। सी ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून। नेपट्यून का जो ऑर्बिट है, जो हमारा लास्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, वो हमारे सोलर सिस्टम का एंड नहीं है। उसके अलावा स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज और हैं जिन्हें आप कॉमेट्स कहते हो, हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं जो नेपट्यून के ऑर्बिट से भी ज्यादा एक्सटेंड करते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए। एक कॉमेट क्योंकि बहुत स्मॉल छोटा होता है, एक लार्ज डिस्टेंस पे होता है, तो मोस्टली इनविजिबल होता है। ये तभी विजिबल होगा जब ये सन को अप्रोच करेगा अपने ऑर्बिट में रह के एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में जिसका हेड एंड टेल होता है। सन की जो रेज है वो गैसेस, उसके अंदर जो गैसेस है ना, उनको ग्लो करवाने में हेल्प करती हैं एंड एक्सपेंड करती हैं अवे फ्रॉम द सन, वेयरएज जो कॉमेट का सॉलिड पार्ट है वो ऑर्बिट में ही रहता है। उसके अलावा जो कॉमेट्स है लाइक प्लैनेट्स, उनका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है रिवोल्यूशन का अराउंड द सन। फॉर एग्जांपल हेली कॉमेट, हेली कॉमेट को एडमंड हेली के नेम पर रखा गया था, जिसको लास्ट 1986 में देखा गया, एंड इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है वो एवरी 76 ईयर्स का होता है। चलो देन वी हैव सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आल्सो। सी स्टूडेंट्स, एक ऐसी हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट में, दैट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, सच एज मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। बट इसके अलावा जो सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स हैं उनकी भी अपने खुद के सैटेलाइट्स है ना। सैटर्न के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स और मून है। मॉडर्न टाइम में जब आप सैटेलाइट की बात करते हो तो आपको काफी कॉशियस रहना पड़ता है कि कौन से टाइप की सैटेलाइट के बारे में आप बात कर रहे हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आपकी मैन-मेड सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में लॉन्च करी गई है बाय द रॉकेट्स, सो दैट वो डिजायर्ड फंक्शंस जो है वो कैरी आउट कर सके फॉर द मैनकाइंड। एट प्रेजेंट केवल 6 कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी है जिनके पास टेक्नोलॉजी है कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डेवलप कर सकती हैं। इंडिया ने भी काफी सारी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करी हैं, जिसमें से यू कैन इंक्लूड लाइक इनसेट, IRS, रोहिणी सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स। आर्यभट्ट सबसे पहली सैटेलाइट थी जो इंडिया ने लॉन्च करी थी 1975 में। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बेस्ड कि किस टाइप के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही हैं अराउंड द अर्थ, उनको फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, पोलर एंड इक्वेटोरियल ऑर्बिट सैटेलाइट। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो है नॉर्थ एंड साउथ पोल में पास करती हैं अर्थ के, वेरस इक्वेटोरियल ऑर्बिट जो है ना, वो सैटेलाइट्स आपके अर्थ के इक्वेटर के अराउंड रहती हैं। नाउ एडवांटेजेस, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एडवांटेजेस क्या है?
तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जो यूज है उससे हर एक इंडिविजुअल की लाइफ पे काफी इन्फ्लुएंस आता है, वेदर एक साइंटिस्ट हो या लेमैन हो। ठीक है, कि पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग देम द प्रेजेंट एज एज स्पेस एज विद अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ ranging from the weather forecast to the use of cellular phone. So now they have discussed some applications of artificial satellites. Number one, they have given you satellite communication. So ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें सैटेलाइट का यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करने के लिए, टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए या टेलेक्स या फैक्स मैसेजेस को सेंड करने के लिए। कैसे किया जाता है? सी, सैटेलाइट्स इक्वेटोरियल ऑर्बिट में ऑर्बिट करती हैं, अर्थ रोटेशन की स्पेस से या फिर एक पॉइंट पे स्टेशनरी रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसमिट करेंगी। ठीक है, इन्हें आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी बोलते हो। ठीक है, चलो सी, they have given you following figure shows a schematic representation of how long distance transmission of television program or radio broadcast has become possible with the help of geostationary satellite. ठीक है, ये जो टेलीविजन प्रोग्राम है, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, इसका जो ट्रांसमिशन है जबकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, स्टिल ये पॉसिबल हुआ है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की वजह से। जो पिक्चर साउंड ये दोनों चीज कन्वर्टेड होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, वो वीडियो कैमरा के थ्रू होती हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक टाइप ऑफ वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है जो कि ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट होंगी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तक, जो कि इक्वेटोरियल ऑर्बिट में स्टेशनरी पोजीशन पे है। फिर इन सैटेलाइट्स के अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर रीट्रांसमिट करते हैं आफ्टर देयर एम्पलीफिकेशन। फिर सिग्नल्स को फार ऑफ प्लेसेस तक ट्रांसमिट किया जाता है जिन्हें एंटीनाज रिसीव करेंगे या डिशेस रिसीव करते हैं, जैसे कि आपके केबल ऑपरेटर्स भी यूज करते हैं, सिमिलर टू दैट। फिर इन्हें रिसीव करने के बाद वेव्स को दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है जिससे टेलीविजन स्क्रीन, रेडियो और टेलीफोन ऑपरेट होंगे। एंड ये डिवाइसेस अपने आप में एज अ कन्वर्टर एक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इनटू अ इमेज एंड साउंड। मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है, लेकिन आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। दैट इंक्लूड्स लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड आल्सो द डिफरेंस इन इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इज वेदर मॉनिटरिंग। यस, इट अलाउज, इसमें क्या अलाउ किया जाता है कि बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक एरिया के वेदर कंडीशन के बारे में टू द पब्लिक। एंड इन्फॉर्मेशन जो सैटेलाइट्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है वो सैटेलाइट्स है जो पोलर ऑर्बिट्स में ही ऑर्बिट करती हैं, पब्लिक को प्रिपेयर करती है पहले से ही कि फोर्थ कमिंग स्टॉर्म है, ह्यूरिकेन है, सो दैट लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या है? फोटोग्राफ्स को लेना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी एक प्लेस के बारे में फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो ये सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं पोलर ऑर्बिट्स में, ग्राउंड वाटर सर्वे के लिए, ड्रॉट के असेसमेंट के लिए, क्रॉप ईल्ड सर्वे ऑफ कोल, ऑयल और ओर रिजर्व्स। स्पेस एक्सप्लोरेशन ये रीसेंट स्टेप है जो लास्ट डिकेड में लिया गया है और लिटिल मोर, सो दैट हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सके to gain more knowledge and information about the members of the solar system and other celestial bodies. All right, that's the chapter complete over here, and I hope that you must have understood about the whole solar system, the different or the various members which are there in our solar system. Right? Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to all.